तो हमारा आज का टॉपिक है मैटर। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो देखो लिखा क्या है, जिस किसी भी चीज़ के पास मास है ना। अब मास क्या होता है? मास, वेट नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, मास। जैसे कि मास, मान लो कोई भी एटम है ना, एटम को क्या बोल रहे हैं? मास, है ना। कोई भी चीज़ अगर बनी हुई है तो उसके पास एटम्स, उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो तो होंगे ही ना। जैसे कि ये पेन है ना, जैसे कि ये कॉपी है, जैसे कि इस पेन से मैंने लिखा है, ये पूरी ये जो इंक है, इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, ये किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी बहुत सारे एटम से बनी हुई होगी, है ना। तो उस सब को हम क्या बोल रहे हैं? उसका मास। एवरीथिंग, एनीथिंग विच वी कैन फील, है ना, जो भी हम देख सकते, छू सकते, जितना भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, सब में क्या है? मास है। और देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जो साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने इक्वेशन दी थी E = mc²। तो तुम अगर पूरी यूनिवर्स की बात करो, पूरे यूनिवर्स की, तो पूरा यूनिवर्स किससे बना है? मास और एनर्जी से। किससे बना है? मास और एनर्जी से। तो आइंस्टीन ने यही तो बोला था कि जो मास है, मास ये रहा, यहाँ पर मास है, और ये जो एनर्जी है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। यानी कि हम एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, मास को एनर्जी में। कैसे? और ये लाइट की स्पीड है, जब हम मास को लाइट की स्पीड से ट्रैवल कराएंगे ना तो वो एनर्जी में बदल जाएगा, है ना। और ठीक है, तो ये इसका रिलेशन होता है। तो पूरा यूनिवर्स, जितना भी आप, जहाँ तक के, जितना दूर तक के आप सोच सकते हो, आप सोलर सिस्टम, मिल्की वे, है ना, या फिर यूनिवर्स, जितनी भी उसमें गैलेक्सियाँ हैं, सब किससे मिलकर बनी हुई है? मास से। तो हर चीज़ में क्या होता है? मास होता है। और जब मास है तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, है ना। जैसे कि ये पेन यहाँ रखा हुआ है तो इसका कुछ मास है। अब इसका जितना भी मास है, ये इतनी इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ना। जैसे इस कॉपी पे रखा तो इतनी इसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। ये कॉपी यहाँ रखी हुई है तो इसने भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। मेरा ये जो हाथ है, ये जो इस स्पेस में है ना, ये जो 3D स्पेस में, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? मैटर। अक्सर बच्चे ना इन वर्ड्स में कंफ्यूज रहते हैं। एक हो गया मैटर और एक हो गया सब्सटेंस, एक हो गया मटेरियल। तो ये एक ही बात है बच्चों, मैटर भी वही बोल रहा है, सब्सटेंस भी वही है, मटेरियल भी वही है, तीनों एक ही। अगर यहाँ पर मैटर लिखा है या फिर सब्सटेंस लिखा है या फिर लिखा है मटेरियल, ये सब एक ही बात है। इन सब का मास है और ये सब स्पेस घेर रही हैं, जैसे कि हाथ, कॉपी, पेन, इंसान, बंदर, जो है कुर्सी, टेबल, घर, स्कूल, ये सब का मास है। और ये सब क्या कर रही हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो ये सब क्या कहलाएगी? मैटर। पूरी अर्थ भी क्या है? एक मैटर है, क्योंकि वो भी स्पेस में जगह को घेरे हुए हैं, उसका भी कुछ वॉल्यूम है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना। तो स्पेस को ऑक्यूपाई करना ही क्या कहलाता है? वॉल्यूम ही तो कहलाता है। तो जिसके पास भी क्या होगा? मास होगा और वॉल्यूम होगा, वो चीज़ क्या कहलाएगी? मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और फेस। तो अब जब हम मैटर पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया साइंटिस्ट हर चीज़ को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ थोड़ी ईजी हो जाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? मैटर्स को भी डिवाइड किया है, लेकिन इसका बेस क्या रखा है कि उसकी कौन सी स्टेट रहती है नॉर्मली, है ना। जो रूम टेम्परेचर पे है वो किस स्टेट में रहता है। तो अलग अलग स्टेज में, जैसे वाटर तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं रहता, लेकिन हाँ अगर हम देखें तो साइंटिस्ट ने क्या किया? स्टेट के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया। तो स्टेट के बेसिस पे कितने होते हैं? वैसे तो 5 टाइप के होते हैं। फ़िलहाल हमें हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 टाइप के पढ़ना है, 5 टाइप के होते हैं। एक और होता है, एक होती है प्लाज्मा, और एक होता है बोस, और एक होता है, 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 एक होता
आइंस्टीन, प्लीज़ चेक द स्पेलिंग इफ़ इट इज़ रॉन्ग, है ना, आइंस्टीन की। तो बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा, ये दो क्या हैं, एक और ये दो भी हैं फेज़ मैटर की, बट हमें ये नहीं पढ़ना है। बट स्टिल यू शुड, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, तो आपको याद होना चाहिए कि और डिस्कवर हो चुकी हैं प्लाज्मा भी और बोस आइंस्टीन जैसे। तो प्लाज्मा जो है वो स्टार्स में मिलती है, और बोस आइंस्टीन जो है गैसेस को बहुत बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे, बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर पे जब उनको कंडेंस किया जाता है तो बोस आइंस्टीन जैसी फॉर्म बनती है ना। और प्लाज्मा तो हमें स्टार्स में देखने को मिलती है। तो ये 5 टाइप की होती हैं। अब हमें जो हमारे सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है ये समझना है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनका आपस में क्या डिफरेंस होता है। सॉलिड, इसमें सॉलिड को सॉलिड क्यों कहते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर और क्लोजली पैक्ड। इसको कैसे समझे हम, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। अगर मैं आपके साथ डायग्राम बनाऊं तो अगर ये सॉलिड के पार्टिकल्स है तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे अरेंज्ड होंगे एक दूसरे के पास। ये तो मैंने आपको 2D में बना के दिखाया है ना। अगर 3D में होता तो कैसा होता कि पार्टिकल है, उसके ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ क्या है, हर तरफ है उसके पार्टिकल, जिस तरीके से वो, जिस वजह से वो एकदम बिल्कुल क्लोजली अरेंज्ड है, वो हिल डुल नहीं सकते, है ना। तो इसलिए इनकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड। क्यों ऐसा क्यों होता है, इतने पास क्यों होते हैं, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। ये जो पार्टिकल्स है ना आपस में एक दूसरे के साथ एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से ये मूव नहीं कर पाते और स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होती है। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है इसीलिए दैट इज़ वाई सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल, है ना। नॉन कंप्रेसिबल क्या होता है, जैसे कि कंप्रेसिबल का मतलब दबाए तो दब जाए, कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को दबाएं तो वो दब जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ऐसे ही समझ लो, ये कागज़ है ना, इसके बीच में मैं इसको ऐसे दबा रही हूँ तो ये मतलब फोल्ड हो जा रहा है ना, लेकिन ये सॉलिड है ना, बिल्कुल सॉलिड। तो क्या मैं इसको दबा रही हूँ तो ये दब रहा है क्या, हाँ, नहीं दब रहा है, ठीक है। तो ये इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि कंप्रेस नहीं हो रहा है, मैं इसको दबा रही हूँ तो। जैसे कि अगर गैसेस का हम एग्जांपल मैं आपको गैसेस में बताऊंगी, कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये सिर्फ गैसेस की प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। इसको कितना भी दबा लो आप, नहीं दबेगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें इतना ज़ोर डालो कि वो टूट जाए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं इनके। सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, यानी कि उनको हम दबा नहीं सकते। सॉलिड्स ऑफ फिक्स्ड शेप क्यों होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, इसलिए उनकी शेप नहीं बदलेगी और कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। और उनका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, जैसे कि ये पेन है, इसका इतना वॉल्यूम है तो इतना ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसको कहीं और ले जाके रख देंगे तो इसका वॉल्यूम बदल जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये जितनी जगह घेर रहा है वो इसका वॉल्यूम है, तो वो भी फिक्स है ना, कि पूरे रूम में ही कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम। उसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड का बिल्कुल उल्टा होता है। जहाँ हमने सॉलिड की बात करी थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होते हैं, इसके कंपैरिजन में थोड़े वीक होते हैं, है ना। और जो है ये भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी इनको भी दबाएंगे हम, पानी को जब दबाते हैं तो नहीं दबता, है ना। गुब्बारे में पानी भरा रहता है, तो गुब्बारे को आप दबाते हो तो क्या गुब्बारा ऐसे छोटा सा हो जाता है क्या दबाने पर, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो गुब्बारा फूट जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। वैसे तो अगर आप बोलोगे कि ऐसे तो बलून अगर गैस से भरा हुआ है तब भी वो फूट जाएगा, बट जो है गैसेस की जो प्रॉपर्टी हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, वो कंप्रेसिबल होती हैं, यानी कि जब हम उनको दबाते हैं ना तो वो दब जाते हैं। जैसे कि
ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारी गैस है। ये कंटेनर कैसा एयर टाइट है, यानी कि कहीं से भी एयर लीक नहीं कर सकती। तो अगर ऊपर से हम इसके ऊपर जोर लगाएंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, है ना, दबाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दबेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा ये यहाँ तक आ जाएगा, ये जो पिस्टल है यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दबेगा लेकिन थोड़ा कम हो सकता है, ये यहाँ से थोड़ा इतना आ जाए, है ना, लेकिन चेंज तो हुआ ना। देखो कंप्रेसिबल है पहले के मुकाबले में। वहीं अगर हम यहाँ पर इस पेन का ही एग्जांपल लूँ मैं, अगर इस पेन को रख कर ऐसा खड़ा रख देते हैं हम और तब इसे दबाने की ऐसे कोशिश करते हैं, तो ये पेन टूट जाता, लेकिन कंप्रेस नहीं होता है ना, यहाँ से ब्रेक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता कंप्रेस होकर छोटा हो गया। लेकिन गैसेस में क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो कंप्रेस हो जाती हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल। और जो है लिक्विड है वो लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, और इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। जैसे कि हमने सॉलिड में देखा इनकी फिक्स्ड शेप होती है, इनकी नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा अगर पानी को हम किसी भी बर्तन में डालें उस शेप का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी हैं, वीकर देन सॉलिड से वीक होती है ना। तो पानी को, दूध को, और जूस है आपका, और जितने भी लिक्विड्स हैं आप उनको किसी भी बर्तन में डाल लो, क्या होगा, वो उसकी शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। हम उनके वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। किसी बड़े बर्तन में ले लिया तो ज़्यादा वॉल्यूम, और लंबे बर्तन में ले लिया तो ऐसा वॉल्यूम, है ना। अलग अलग शेप वाले अलग अलग वॉल्यूम में ले लिया, है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से वॉल्यूम तो फिक्स होना चाहिए। बच्चों इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, ये गलत है। फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और इसकी शेप फिक्स नहीं होती। किसी भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जबकि गैसेस में बिल्कुल अपोजिट होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिस वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। और कैसे होते हैं, ये कंप्रेसिबल होती है, यानी दबाएंगे तो दब जाएगी। नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। बड़े कंटेनर में डालेंगे तो बड़ी जगह में फैल जाएगी, छोटे कंटेनर में डालेंगे छोटी जगह में फैल जाएगी। और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। छोटी सी डिब्बी में रखेंगे अगर किसी गैस को, तो उसमें भी वो उतनी जगह गिरेगी। अगर किसी बड़े बर्तन में रखेंगे तो उतना वॉल्यूम ले लेगी। तो इनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट टू देयर मीन पोजीशन। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स सिर्फ उनकी मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया था कि क्या होते हैं, एक दूसरे के उसके आगे भी, ऊपर भी, आगे भी, पीछे भी, नीचे भी, सब तरीके से वो किससे घिरा हुआ है, वो पार्टिकल से घिरा हुआ है। तो मूव कैसे करेगा, अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, इसलिए सिर्फ कैसा करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना। तो वाइब्रेट करेगा, तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ लिखा है, एंड दैट इज़ हाउ साउंड वेव्स ट्रेवल मोर इजीली इन सॉलिड्स। इसीलिए तुम देखना, जब हम किसी सॉलिड पर ऐसे करके बजाते हैं ना, तो हमें वो आवाज़ ज़्यादा आती है। जब हम उसको ऐसे किसी चीज़ को हवा में तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें इतनी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब तुम सॉलिड में उसको बजाते हो तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो साउंड वेव्स है, क्योंकि वाइब्रेट कर रहे होते हैं वहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, साउंड भी अच्छे से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो सॉलिड में सिर्फ पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं, और जबकि लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। इसीलिए उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी। तो लिक्विड में फ्लूइडिटी क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए वो बह जाते हैं ना, इसलिए उनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। और जो गैसेस होती हैं उसमें तो पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, है ना। इसलिए मैंने देखो यहाँ पता है, डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है गैसेस में, यानी कि बहुत आसानी से पूरे कमरे में फैल जाती है। डिफ्यूजन क्या होता है कि आपने कुछ परफ्यूम वगैरह लगाया और पूरे
कमरे में उसकी वो महक हो गई। तो कैसे हुई? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते जाते पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज स्टेट्स, इन स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन क्या क्या है? तो देखो, सॉलिड्स का लिक्विड में बदलना क्या होता है? फ्यूजन कहलाता है। इसमें हमको हीट देनी पड़ेगी, है ना। सॉलिड में से लिक्विड में बदलना फ्यूजन कहलाता है, और लिक्विड से सॉलिड में बदलना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है ना। जैसे पानी बर्फ़ जमा हुआ था, उसको हमने हीट देके पिघाल लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? लिक्विड बन जाएगा। तो हमने इसमें हीट दी, लेकिन वही उसी लिक्विड को, जब पानी को हम ठंडा करेंगे तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, यानी कि हम इसको कूल कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से गैस जब लिक्विड में कैसे बदलती है? जब गैस कंडेंसेट होती है, यानी कि कूल होती है, ठंडी होती है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन, और लिक्विड का वेपर में बदलना या फिर गैस में बदलना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो वेपर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, गैस बोल दो वेपर बोल दो। तो वेपोराइजेशन, इसमें हमको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, और गैस से सॉलिड में बदलना या सॉलिड में से गैस में बदलना, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखना, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। अभी जो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिड स्टेट्स पढ़ा था कि स्टेट्स के उसमें कितने टाइप के होते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि जो है उसका कंपोजिशन कैसा है, उसके बेस पर कितने टाइप का मैटर हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, मैक्रोस्कोपिक या बड़े लेवल पर हम देखें तो कितने टाइप का हो सकता है? एक तो मिक्सचर होता है और एक प्योर सब्सटेंसेस होता है ना। तो मिक्सचर क्या होते हैं? A mixture contains two or more particles of pure substances that are chemically different and present in any ratio। ठीक है, कैसे होंगे? दो या दो से अधिक ज़्यादा पार्टिकल जब आपस में मिलेंगे, है ना, टू और मोर देन टू पार्टिकल्स जब मिलेंगे, और वो कैसे होंगे? केमिकली डिफरेंट होना चाहिए उन्हें, तो वो क्या होंगे? उससे मिक्सचर बनेगा। ठीक है, और किसी भी रेशो में होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नीचे मैंने लिखा है एग्जाम्पल सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, AR-T। ठीक है, जैसे शुगर का सॉल्यूशन, इसमें क्या है? शुगर है C6H12O6, इसको हमने किस में डाल दिया? पानी में। तो देखो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। मैं चाहूँ तो है ना, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पहले तो दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल, तो ये दो हैं, इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, हम चाहें तो इसमें नमक भी मिला लो साथ में पानी के अंदर, है ना, तो तीन हो गए। ठीक है, तो टू और मोर देन टू पार्टिकल्स आर प्योर सब्सटेंसेस दैट आर केमिकली डिफरेंट। अब देखो, केमिकली डिफरेंट है, ये NaCl है, ये ग्लूकोज है, ये वाटर है, तीनों केमिकली डिफरेंट है, और किसी भी रेशो में, मैं चाहूँ तो 1 किलो नमक ले लूँ, है ना, मैं चाहूँ तो सिर्फ 50 ग्राम ही शक्कर लूँ, मैं चाहूँ तो 2 लीटर पानी ले लूँ, 3 लीटर ले लूँ, किसी भी रेशो में मैं इनको मिला लूँ, तब क्या बनेगा? मेरा मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मिक्सचर की बात। और मिक्सचर फिर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको भी हम समझेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर। ठीक है, जब उनका केमिकल नेचर कैसा हो? सेम हो, दैट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस, है ना। यहाँ पर हमने मिक्सचर में 3 अलग अलग सब्सटेंस लिए थे, मान लो, और प्योर सब्सटेंस क्या होगा? उसमें सारे एक जैसे ही होना चाहिए। अगर उसमें H2 है तो सारे क्या होना चाहिए? H2। अगर उसमें तुमने गलती से भी डाल दिया, मान लो सोडियम डाल दिया तुमने, तो ये तो मिक्सचर बन गया, ये अलग प्रॉपर्टी अलग, तो वो फिर मिक्सचर हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। प्योर सब्सटेंसेस होने के लिए शर्त क्या है? एक ही टाइप के उसमें क्या हो? सारे पार्टिकल्स हो। अगर ऑक्सीजन है तो सब जगह ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हो ना कितना प्योर है, ये भी कितना प्योर है, और ये तो मिक्सचर है ना, किसी भी रेशो में। और इसमें देखोगे कि तुम्हें ना एक फिक्स्ड रेशो है, यानी ऑक्सीजन के साथ
एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। अगर मेरे पास प्योर सब्सटेंस है, मान लो C6H12O6, तो मेरे पास सारे C6H12O6 C6H12O6 सभी यही होना चाहिए। और देखो इनके बीच में रेशो है 6:12:6, यानी 1:2:1। ये फिक्स्ड रेशो है ना, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड रेशो में होते हैं और कैसे होते हैं, प्योर। देखो पूरा प्योर है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है और सिर्फ यही है। तो ऐसे सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और ये क्या है, मिक्सचर है किसी भी रेशो में, और ये एक फिक्स्ड रेशो में 1:2:1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा है, व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर दैट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल है, तो इनके एग्जाम्पल तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि ये वाली अगर हम शक्कर लें ग्लूकोज, तो उसमें सारा क्या होना चाहिए, ग्लूकोज, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज। अगर थोड़ा सा भी कुछ बाहर से उसमें मिल जाता है तो फिर साइंटिस्ट उसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक होता है फिर, ये भी दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड को देख लेते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड पर बाद में जाएंगे हम। सबसे पहले जो हमारा हमने मिक्सचर समझा था, उसका होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर समझ लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि देखो इस डायग्राम से अगर मैं समझाऊँ तो ये मान लो क्या है, ये शक्कर है और ये नहीं, ये होमोजेनियस नहीं होगा। ये मान लो ये वाटर है ना। तो देखो वाटर में शक्कर इतने अच्छे से मिल जाती है कि हम डिफरेंस नहीं बता पाते, है ना। देखो कितने अच्छे से मिक्स है, सारे पार्टिकल्स बराबर हैं। ब्लैक और तुम ब्लू को देखोगे तो एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स है। तो ऑल द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड ऑल टुगेदर, बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हुए होते हैं। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। क्या हम शक्कर का पानी में पता कर सकते हैं कि शक्कर कहाँ है और पानी कहाँ है? नहीं, वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं, तो हम नहीं बता पाते। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, हम उनको सिर्फ आँखों से नहीं देख सकते। देयर इज़ नो सेपरेशन बाउंड्री, ऐसी कोई हमें नज़र नहीं आता कि हाँ हम यहाँ से शक्कर को अलग कर लेंगे, यहाँ से पानी, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हो। दे आर ऑल कॉल्ड एज या फिर नोन एज सॉल्यूशन। सारे क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली, हम उनको आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते होमोजीनियस मिक्सचर्स को। तो अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर पे आ जाते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि इनका जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। देखो मैंने इस डायग्राम में बताया भी है कि देखो ये एक तरफ हो गया है, फिर ये कंपोनेंट्स यानी इतने अच्छे से मिक्स नहीं है, जबकि ऊपर वाले में देखो कितने अच्छे से मिक्स्ड है ना, बहुत अच्छे से मिक्स्ड है यहाँ पर, जबकि यहाँ इतने अच्छे से मिक्स नहीं है, ठीक है। यही लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इतने अच्छे से मिक्स नहीं है। ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड वेल, द पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आई, है ना। हम इनको आंखों से देख सकते हैं कि अच्छा हाँ ये इतना अलग है, ये इतना अलग है। देयर इज़ अ विजिबल बाउंड्री फॉर सेपरेशन, देखो यहाँ से दिख रहा है ना कि मैं इतना इसको निकाल सकती हूँ अलग करके। देयर इज़ अ विजिबल बाउंड्री फॉर सेपरेशन, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन सी, हैंड पिकिंग, हाथ से चुन ले हम उसको हम फिल्टर कर ले, डिस्टिलेशन कर ले या क्रिस्टलाइजेशन कर ले, ठीक है। आप चाहो तो अगर आपको फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन अच्छे से समझना है सो आप मुझसे बता देना, मैं इसे क्लास में समझा दूँगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मिल्क, स्मोक इन एयर। देखो मिल्क में क्या होता है, अब तुम बोलोगे मिल्क में तो हमें कोई सेपरेशन बाउंड्री दिखती नहीं है, लेकिन मिल्क में अगर तुम फैट देखो, फैट होता है ना, घी बोलते हैं घी, तो वो ऊपर ऊपर तैरता हुआ दिखता है ना, मुझसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं घी के। तो यानी कि हमें उसमें एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देती है ना। और स्मोक इन एयर, धुआं अलग ही दिखता है हमें एयर में, तो वो भी विजिबल होता है, देख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री होती है, ठीक है। वाटर ऑयल, ये भी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, ऑयल ऊपर ऊपर रह जाता है, वाटर नीचे, तो ये भी क्या है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉइल का वाटर में, है ना, पानी को सॉइल में मिला देंगे
तो क्या होगा, मिट्टी के पार्टिकल्स अलग ही जाते हैं, पानी अलग ही जाता है। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो मिट्टी पानी में नीचे बैठ जाती है। तो ये क्या हो गया, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड पर। कंपाउंड क्या होते हैं, अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि पूरा इसी से मिलकर बना होना चाहिए। मिक्सचर तो 2-3 का मिक्सचर हो सकता है, तीनों केमिकली अलग है। ये केमिकली सेम है ना, देखो वही दूसरा आ गया, वही दूसरा आ गया, केमिकली सेम है। अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स कैसे, जैसे मैंने आपको ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया ना, C6H12O6। तो देखो ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स बना हुआ है, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। ये 1:2, 2:1 के रेशो में ही कंबाइंड होता है। जैसे मैं H2O का एग्जांपल दूँ, प्योर वाटर, तो इसमें देखो 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ है और फिक्स्ड इसका रेशो है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कंपाउंड्स की, दे आर प्योर सब्सटेंसेस, हाँ ये प्योर होते हैं। दे कंबाइन केमिकली, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होते हैं। दे कंबाइन फिक्स रेशो, अभी मैंने देखा 2:1, 1:2:1, यही रेशो होना चाहिए इनके बीच में। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, इनको हम चुन कर या फिल्टर कर अलग नहीं कर सकते। दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, हम इनको सिर्फ रिएक्शन कर ही कुछ रिएक्शन करेंगे तभी हम इनको सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, और ये 6 पॉइंट अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब हम एलिमेंट पढ़ते हैं और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वाली लाइन से आपको समझ पड़ेगा कि एलिमेंट कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है। इन कंपाउंड्स 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा तरह के एटम होते हैं। देखो ये एक तरह का, ये दूसरे तरह का, ये तीसरे तरह का, यानी कि अलग अलग टाइप के एटम इसमें कंबाइन हो रहे हैं। जबकि हम एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, तो उसमें एक ही तरीके एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो सिर्फ ऑक्सीजन, अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की तो सिर्फ फॉस्फोरस, और दूसरे एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अगर आप CO2 बोल रहे हो कि ये एक एलिमेंट है, तो नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इसमें 3 तरह के एटम है ना। क्या है देखो एलिमेंट की डेफिनेशन, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, है ना, जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हो। एन एलिमेंट कैन बी एन एटम और अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मैंने दिखाया है, देखो ये 2 मॉलिक्यूल एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, तो ये मॉलिक्यूल भी है और एलिमेंट भी है, और ये एक एटम है, इसको भी हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही। ओके।